हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। तो अभी तक हम जो न्यूटन्स के लॉ के क्वेश्चन कर रहे होते और जिसमें अपन अप्लाई कर रहे थे उस लॉस को, उसके अंदर अपन जो एक चीज़ थी वो अपन कंसीडर नहीं कर रहे थे, वो क्या था, फ्रिक्शन फोर्स। सब जगह पे आपका जो क्वेश्चन था उसमें एक लाइन लिखी होती थी कि सरफेस वो कैसी है, स्मूथ है, उससे अपन जो फ्रिक्शन फोर्स होता था उसको क्या कंसीडर कर लेते थे, नेग्लिजिबल। लेकिन एक्चुअल में ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है, चाहे कितना भी मिनिमल हो जाए लेकिन वो क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा। तो अब एक बार इस फ्रिक्शन को ही हम डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है आपका, कि जब भी कोई दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या करती है, रिलेटिव मोशन करती है, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, अपोजिंग फोर्स लगाती है, ताकि वो रिलेटिव मोशन ना हो सके। तो उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। फिर से जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन करना चाहती है या फिर मोशन करती है, दोनों केस आ रहे हैं, देखो दोनों वर्ड में लिख रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन करना चाहती है ये भी हो सकता है, या फिर मोशन कर रही है, ऑलरेडी इन मोशन, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। दोनों केस में क्या होगा कि उस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा जो कि उसको रोकने की कोशिश करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जैसे अगर ये बॉडी है, कोई ब्लॉक है ए, अगर ये इधर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो इसके मोशन की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो बॉडी मोशन किधर करना चाह रही है, राइट साइड में, तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इसका मोशन होना चाह रहा था, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मोशन के या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी साइड में हो गया, लेफ्ट साइड में। और अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट साइड में लगता है तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, राइट साइड। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है, किसके, मोशन के या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन के। तो ये तो क्या हो गया कि आपका फ्रिक्शन होता क्या है। तो अपन ने जब कांटेक्ट फोर्स पढ़े थे तब अपन ने क्या देखा था कि कांटेक्ट फोर्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है कांटेक्ट फोर्स के अंदर नॉर्मल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं कितने टाइप पढ़े थे इसके, दो। एक तो क्या होता है नॉर्मल फोर्स, एक क्या बोला था वहाँ पे कि फ्रिक्शन फोर्स जो कि मोशन को क्या करता है, अपोज। तो अपन इसकी बेसिक बात तो कर चुके हैं। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कांटेक्ट फोर्स के ही दो टाइप होते हैं। इसका मतलब जब भी कोई दो बॉडीज आपस में क्या होती है, कांटेक्ट में होती है और उसमें मोशन होता है, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, तो उस केस में उसके ऊपर कितने फोर्स लगते हैं, दो, या फिर जनरली एक फोर्स तो हमेशा लगता ही है, कौन सा, नॉर्मल, जो कि सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स। और एक क्या होता है, मोशन के हमेशा अपोजिट। अगर मोशन इस साइड में होना चाह रहा है तो इस साइड में उसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये आपका एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये जो दोनों है ये किसकी वजह से आए, कांटेक्ट की वजह से आए। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स के क्या होते हैं, दो कंपोनेंट, और इन दोनों कंपोनेंट को जब हम क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, तो वो जो डायगोनल होता है वो आपका क्या होता है, टोटल कांटेक्ट फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल फोर्स, वो दोनों किसके कंपोनेंट है, फाइनली कांटेक्ट फोर्स के। और हम क्या बोलते हैं कि जैसे अगर आपका जो बॉडी अगर वो रेस्ट पे होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ओनली एक फोर्स काम करता है, कौन सा, कांटेक्ट के अंदर, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है आया क्यों, मतलब क्यों ऐसा क्या हो गया कि फ्रिक्शन, जो एक बॉडी है, दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को रिलेटिव मोशन करने से क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो अब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, लेट्स से आपका ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर एक बॉडी रखी है, और जब वो बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो बॉडी उसके ऊपर क्या करना चाहती है, मोशन करना चाहती है। ये जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर क्या करना चाह रहा है, मोशन। पर अब ये मोशन क्यों नहीं हो पा रहा, अगर मैं इसी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर देखूँ, किसको, ये जो इन दोनों का कॉन्टेक्ट हो रहा है, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि कोई भी जो सरफेस होती है आपकी वो परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकती। कितना भी परफेक्ट अगर अपन उस चीज़ को बना ले, कितनी भी हाई मशीनरी अपन काम में ले ले, अपन उसको बहुत अच्छे से अपन विजुअली उसको क्या कर देंगे, स्मूथ, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ वो कभी नहीं हो सकती। जैसे ही आपका बोर्ड है तो ये दिखने में क्या बिल्कुल स्मूथ है, अगर एज कम्पेयर टू अगर मैं
इसके वॉल के ऊपर अगर मैं रब करता हूँ और बोर्ड के ऊपर रब करता हूँ तो मेरे को क्या है कि ये जो बोर्ड है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब इसको मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखता हूँ तो ये जो आपका जनरली होता है, ये सरफेस होती है कैसी होती है, काफ़ी रफ होती है। जब मैं इसको कैसे देखता हूँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर देखता हूँ। तो ये लेट से आपका ये जो है आपका ये क्या है, ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर अगर मैं क्या कर देता हूँ, मेरी कोई भी बॉडी रखता हूँ, तो ये जो मैंने ब्लॉक रखा था अगर उसका मैं नीचे से माइक्रोस्कोपिक व्यू देखता हूँ तो क्या दिखता है कि जो ब्लॉक की सरफेस है ये भी कैसी है, रफ है। तो मैंने क्या करा कि दो सरफेस को आपस में क्या लाया, कॉन्टैक्ट में, और एक्चुअल में जब अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो वो दोनों सरफेसेस कैसी है, रफ। अब जब वो दोनों सरफेसेस रफ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ये तो आपका क्या हो गया, ग्राउंड व्यू से, और ये क्या आ गया आपकी, ये आपकी हो गई बॉडी, ठीक है। ये आपकी क्या है, बॉडी, ये आपका क्या है, ग्राउंड। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे अपन को क्या लगता है कि पूरा का पूरा जो ब्लॉक है उसकी पूरी डाउन सरफेस जो है वो किसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में। लेकिन जब अपन एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि बहुत ही कम पॉइंट पे वो दोनों आपस में कांटेक्ट पे। ये देखो यहाँ पे कांटेक्ट में, ये जगह ब्लैंक है, यहाँ पे फिर कांटेक्ट में, ये वापस इस जगह पे कांटेक्ट में, फिर यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, फिर इस जगह पे कांटेक्ट में। इसका मतलब क्या है, जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है तो जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम। और एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम होने से अब उस पूरी बॉडी का वेट तो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इस पूरी बॉडी का जो वेट है वो तो हमेशा का लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। लेकिन अब वेट जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस पे लग रहा है, डाउनवर्ड। लेकिन उस फोर्स को ग्राउंड के ऊपर लेके कौन जा रहा है, ये कांटेक्ट के पॉइंट, और कांटेक्ट के पॉइंट क्या है, कम। अब एरिया बहुत ज़्यादा कम है तो इसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा। जैसे अपने 9 में पढ़ा था, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल सिंपल पढ़ रहे हैं कि आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस वजह से आपका इन पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से ये जो कांटेक्ट के आपके पॉइंट्स होते हैं, इन कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होने से आपका क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल है, इस वजह से जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, एडेसिव बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब जब ये बॉडीज आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या करना चाहती है, मोशन करना चाहती है, मतलब ये ऐसे कांटेक्ट में है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इन पर्टिकुलर पॉइंट पे, और जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करवाया जाता है, मोशन करवाने की कोशिश की जाती है, तब होता क्या है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हट जाते हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो गई थी और आप क्या कर रहे हो, उनको अलग कर रहे हो, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करवा रहे हो, एक बॉडी का दूसरी बॉडी के अगेंस्ट में क्या करा रहे हो, रिलेटिव मोशन करवा रहे हो। तो ये बॉन्डिंग टूट गई, और बॉन्डिंग टूटने से यहाँ पे क्या होता है कि क्या डेवलप कर देता है, हीट डेवलप कर देता है। और वो जो कंटिन्यू बॉन्डिंग बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है कॉन्टेक्ट प्लेसेस के ऊपर, उस वजह से अपन को वही क्या होता है, आपका फ्रिक्शन होता है। क्योंकि बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग को आप ब्रेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और वही जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फिर से सुनो शॉर्ट में मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन होता क्यों है, ओरिजिन क्या है फ्रिक्शन का। दो बॉडीज जब आपस में कॉन्टैक्ट में होती है तो अपन को दिखती है कि इजीली कॉन्टैक्ट में, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो सर्फेसेस होती है, कोई भी सर्फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो सकती है। सारी सर्फेस कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रफ सरफेस होने की वजह से दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में होती है तो उनका जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम। उस वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, और प्रेशर होने से वहाँ पे क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाती है। अब जब आप किसी एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन करवाते हो या फिर मोशन करने की टेंडेंसी होती है तो उस केस में वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग टूट जाती है। उस जगह पे क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन होता है। वापस आप उसको कांटेक्ट करवा रहे हो तो नए बॉन्ड बनेंगे, फिर ब्रेक होंगे, फिर बनेंगे, फिर ब्रेक होंगे। तो उस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उन बॉन्ड्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा और एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो जो फोर्स होता है अपोज करता है मोशन के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और वो जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो किस टर्म्स में आपको दिखते हैं, वो एक एनर्जी डेवलप करते हैं, कौन सी, हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि आपके कितने, कैसे आपका ओरिजिन होता है किसका, फ्रिक्शन का। अब अपन बात करते हैं कि फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो फ्रिक्शन के भी टाइप है क्या, कौन कौन से टाइप होंगे फ्रिक्शन के, दो आपके टाइप होते हैं फ्रिक्शन के। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन, और सेकंड कौन सा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब आपकी जो बॉडी होती है वो किस पे होती है, रेस्ट पे होती है, और उसमें, या फिर हो सकता है कि उसमें क्या हो, टेंडेंसी हो किसकी, मोशन की, ठीक है। ये कौन सा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा होगा, जिसमें आपकी बॉडी हमेशा किस में होगी, मोशन में होगी।
अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम क्या बोलते हैं, दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब रेस्ट का मतलब रेस्ट पे भी हो सकती है और उसमें हो सकता है टेंडेंसी हो किसकी, मोशन की। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट कौन सा होता है, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, वो जिसमें हमेशा आपकी बॉडीज किस में होगी, मोशन में होगी, रिलेटिव मोशन में होगी। अब वही स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पे, तो ये स्टैटिक हो गया और ये तो ये काइनेटिक हो गया। लेकिन एक बार इसको डिटेल में कैसे देखते हैं, लेट से ये आपकी एक ग्राउंड और ये आपकी एक बॉडी रखी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि जब इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं, कितना, 0.1 न्यूटन का, बहुत ज़्यादा कम फोर्स है 0.1 न्यूटन, तो हम देखते हैं कि इस बॉडी के कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये बॉडी अपनी जगह पे ही। अब बॉडी अपनी जगह पे, इसका मतलब क्या है कि बहुत ढंग से सुनना, पूरा एक्सप्लेनेशन इसी में हो जाएगा अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो, कि जब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉडी ने कॉन्टेक्ट की सरफेस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया होगा, फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, अपनी जगह पे ही है। इसका मतलब जितना मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, कितना, 0.1 न्यूटन, उतना ही बॉडी ने क्या बना लिया, फ्रिक्शन फोर्स, कितना, 0.1 न्यूटन, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, 0.1 न्यूटन। ये जो कौन सा फोर्स बना रहा हूं इधर में, फ्रिक्शन फोर्स, और ये इधर जो कौन सा फोर्स बता रहा हूं मैं, एक्सटर्नल फोर्स जो अपन बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने फोर्स को इंक्रीज करता हूं, लेट से मैंने आपके फोर्स को कितना कर दिया, 0.5 न्यूटन, तब भी बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई। इसका मतलब आपकी बॉडी भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, 0.5 न्यूटन, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे अपने फोर्स को क्या करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ, कंटिन्यू, जैसे 0.1, 0.2, ऐसे 0.5 आएगा, ऐसे ही मैंने 1 न्यूटन लगाया तब भी बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई। इसका मतलब बॉडी ने भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही जब मैंने 5 न्यूटन लगाया, कि अब मैं ज़्यादा करके देखता हूँ, तब भी मैंने देखा कि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई। इसका मतलब बॉडी ने भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया होगा, 5 न्यूटन, ठीक है। अब लेट से ऐसे करके मैंने लगाया कितना, 9 न्यूटन, तो बॉडी फिर भी डिस्प्लेस नहीं हुई। इसका मतलब बॉडी ने भी कितना फोर्स लगाया होगा, 9 न्यूटन। अब लेकिन जब मैंने 9 न्यूटन लगाया तो मैं क्या देखता हूँ कि बॉडी, मेरे को ऐसे लग रहा है, खुद से फील आ जाता है ना कि अब जैसे ही बॉडी के ऊपर इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, ऑब्वियसली बात है कि वो क्या करने लग जाएगी, मोशन। कैसे, सिंपली आप समझ सकते हो कि जैसे कोई चेयर रखी हुई है ग्राउंड पे, प्लास्टिक की, वुडन, कोई भी चेयर आप ले लो, उस चेयर के ऊपर अगर आपको पता है कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाते हो फिर भी आपको लगता है कि हाँ अभी भी मोशन नहीं कर रही, लेकिन अब आपको पता है कि मैंने इससे भी थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो ये चेयर क्या करने लग जाएगी, मोशन। तो वो जो चीज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ मोशन। मतलब अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मतलब उसमें क्या आ रही है, टेंडेंसी आ रही है किसकी, मोशन की, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन कब तक रोकेगा, एक लिमिट होगी ना, कि उस लिमिट से ज़्यादा जैसे ही मैं क्या करता हूँ, फोर्स इंक्रीज करता हूँ, आपकी बॉडी किस में आ जाएगी, रेस्ट से मोशन में। तो वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है कि आपकी बॉडी इतना फोर्स क्या कर सकती है, सस्टेन कर सकती है, उसके जस्ट तब तक वो रेस्ट पे है, और उससे आपने 0.1 न्यूटन भी फोर्स ज़्यादा लगाया तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। तो लेट से यहाँ पे जैसे 9 न्यूटन लगाया तब भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी आपकी जो बॉडी थी वो किस पे थी, रेस्ट पे थी। लेकिन जैसे ही मैंने 10.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि जो मेरी बॉडी है वो किस में आ गई, मोशन में। इसका मतलब वापस सुनो हुआ क्या, सबसे पहले मैंने 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट पे थी, इसका मतलब उसने भी कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया, 0.1 न्यूटन। ऐसे में फोर्स बढ़ाता गया तो फिर भी बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या होता गया, बढ़ता गया। अब अभी तक बॉडी रेस्ट पे ही है, इसका मतलब ये जो अभी तक लग रहा था, कहाँ तक, 10 न्यूटन तक जो लग रहा था, ये क्या था कि इस टाइम तक आपकी बॉडी रेस्ट पे थी। इसका मतलब ये जो सारा था ये वैल्यू किसकी थी, इधर वाली स्टैटिक फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की। मतलब आपकी जो बॉडी थी वो कंप्लीट किस पे, रेस्ट पे, कंप्लीट बॉडी, ठीक है। कब तक, जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, कितना, 0.1 न्यूटन से 10 न्यूटन तक, तब तक उसके ऊपर वो बॉडी किस पे, रेस्ट पे, मोशन में नहीं है। तो ये जो फ्रिक्शन है कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन अब कंक्लूजन निकल रहे हैं, कंक्लूजन देखना, जैसे जैसे मैं अपने एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करता गया वैसे वैसे मैंने देखा कि बॉडी रेस्ट पे, इसका मतलब जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या होती गई, चेंज होती गई। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, सेल्फ
एडजस्टिंग नेचर का होता है, इसका मतलब ये खुद की वैल्यू को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब ये वैल्यू खुद से क्या कर रहा था, ज़्यादा कर रहा था, मतलब ये खुद की वैल्यू को क्या करता है, चेंज। ये क्या होता है, वेरिएबल नेचर का होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैंने 10 न्यूटन से 10.1 न्यूटन लगाया तो जो मेरी बॉडी यहाँ तक किस पे थी, रेस्ट पे थी, अब वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा सकती थी जब वो रेस्ट पे थी, वो कितना था, 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन क्या है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि बॉडी क्या कर सकती है, विथस्टैंड कर सकती है, विच बॉडी कैन विथस्टैंड। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकती है रेस्ट में रहने के लिए, 10 न्यूटन। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा करा, बॉडी किस पे आ गई, मोशन में। इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा सकती है, 10 न्यूटन। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट होती है किसकी, अभी तक वो रेस्ट पे, और रेस्ट के पे जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हो, ये कौन सा फोर्स है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, क्योंकि वो अभी तक किस पे, रेस्ट पे है। तो ये क्या है, आपकी मैक्सिमम लिमिट है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की। और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब तक कि आपकी बॉडी किस पे रहेगी, रेस्ट पे। और उससे जैसे ही आपने थोड़ा सा ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपकी बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। तो ये आपके क्या हो गए टाइप, किसके, फ्रिक्शन के। कौन कौन सा होता है, स्टैटिक। स्टैटिक कब लगता है, एक तो जब आपकी बॉडी कंप्लीट रेस्ट पे होती है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और एक जब आपकी बॉडी किस में टेंडेंसी होती है किसकी, मोशन की। नेक्स्ट क्या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब आपकी बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हो, प्रैक्टिकली 2 मिनट के लिए सोचो। आप क्या कर रहे हो, किसी सोफा रखा है आपके घर में, उस सोफे को आप क्या करना है, आपको मोशन में लाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करना है, स्लाइड करवा के। तो जैसे आपका कोई सोफा है, लेट से मैंने एज्यूम करोगे एक सोफा पकड़ा हुआ है, अब मेरे को उसको रेस्ट से मोशन में लाना है, तो स्टार्टिंग में जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन जैसे ही सोफा थोड़ा मोशन में आया, तो अब मेरे को उसको जो स्लाइड करने में जो मोशन फोर्स लगाना है वो क्या है, कम। फिर से सुनो, सोफे को, किसी भी बॉडी को इनिशियली मोशन में लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन एक बार वो मोशन में आ जाती है और फिर मोशन को मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो क्या होता है, कम। इसका मतलब पहला आपकी बॉडी का जो फ्रिक्शनल फोर्स था अपोजिशन का, जब वो स्टैटिक थी तब क्या था, ज़्यादा। और जैसे ही वो मोशन में आती है तो उसका जो अपोजिशन फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम। इसका मतलब जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एफ के, स्मॉल एफ के। ये क्या होता है, इनके रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि इनके फॉर्मूले। स्टैटिक फ्रिक्शन का आपका क्या फॉर्मूला होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल फोर्स ऑन द बॉडी। नॉर्मल फोर्स बोलो या फिर रिएक्शन फोर्स बोलो, एक ही बात है। ये जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर जो ये आपका ग्राउंड, और ये जो नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल बोलो या फिर रिएक्शन बोलो, दोनों एक ही बात है। वो जो नॉर्मल फोर्स होता है उसके क्या होता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल। चाहे ये बोलो चाहे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो, दोनों क्या होते हैं, चाहे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन बोलो, दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल फोर्स के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। और ये जब अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है, म्यू। और यहाँ पे भी देखो, दोनों चीज़ें साथ में लेके चल रहे हो ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे भी क्या आएगा, म्यू। लेकिन दोनों जो फ्रिक्शन है वो अलग अलग है, एक स्टैटिक है, काइनेटिक है। तो इसका जो कॉफिशिएंट होता है वो इसको अपन रिप्रेजेंट किसे करते हैं, म्यू एस से। तो यहाँ पे जो म्यू एस है वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ऐसे यहाँ पे जो ये किसका है, काइनेटिक का, तो इसको अपन इसके कॉफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू के से। तो जो म्यू के है वो क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपका ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसका एक और नाम होता है, इसको अपन डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको अभी बता दी कि जो आपका म्यू एस होता है, ये जो
ये वाला फ्रिक्शन होता है, ये कम होता है। अब हमेशा आपका जो एफ के है वो क्या होगा, कम होगा किससे, एफ एस से। एफ के एफ एस से कम हो रहा है। एफ के कितना है आपका, म्यू के एन, और ये आपका कितना है, म्यू एस एन। एन से एन क्या हो गया, कट। इसका मतलब आपका जो म्यू के होता है वो हमेशा कम होता है किससे, म्यू एस से। म्यू, इसका मतलब आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है हमेशा कम होगा किससे, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्योंकि बॉडी को जब मोशन को मेंटेन, बॉडी के मोशन को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो अपोजिशन फोर्स क्या होता है, कम, एज कम्पेयर टू जब बॉडी किस पे होती है, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। तो ये क्या होगा, इनके फॉर्मूले की इस तरह से इनको किस क्या करते हैं अपन, कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर जनरली। अब एन क्या है आपका, नॉर्मल फोर्स। अब एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अभी अपन ने बात करी कि क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, मतलब उसकी वैल्यू वेरी करती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया, जीरो। ये चीज़ भी समझो। तुम ऐसे में सोचना, इधर देखो एक बार, ये अगर आपका एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर ये 0.1 भी लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना लगेगा, 0.1। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है कितनी, जीरो से एक मैक्सिमम लिमिट तक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो तुम ले रहे हो यहाँ पे एफ एस, उसमें कौन सी वैल्यू रखोगे, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब कौन सी वैल्यू रखे, तो अपन जनरली कोई आपके पास एक वैल्यू होती है तो जनरली अपन क्या पुट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये जो एफ एस है, ये एफ एस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, एफ एस कौन सा वाला, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इसको बोल सकते हैं कि ये अपन जो वैल्यू ले रहे हैं कौन सी ले रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये जो म्यू एस है ये कौन सा वाला है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सिंपली बात है किसकी, इसके टाइप्स की। अब बात किसकी आती है, डिपेंडेंसी की। आपका जो फ्रिक्शन होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर्मूले में पता चल रहा है, नंबर 1 म्यू, म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या मतलब होता है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, कि आपकी टाइप ऑफ सरफेस कैसी है, किसकी, कॉन्टेक्ट की। कॉन्टेक्ट की सरफेस अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है तो आपका कोफिशिएंट भी क्या होगा, कम, और आपकी जो कॉन्टेक्ट की सरफेस अगर क्या होती है, रफ होती है, तो आपका जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये म्यू का मतलब क्या है कि सरफेस का नेचर कैसा है। एन अपन को पता ही है नॉर्मल फोर्स। अगर नॉर्मल फोर्स होता क्या है, अब ये आपका जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है इसको एक बार देखो। जब बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, उस मूवमेंट पे जितना डाउनवर्ड में हमेशा क्या लगता है, उसका वेट कितना होता है, mg। अब बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। रेस्ट पे इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, रेस्ट पे मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि समेशन ऑफ फोर्स जीरो, और समेशन ऑफ फोर्स जीरो मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। तो जनरली आपका जो नॉर्मल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वेट के। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कैसे मतलब है, सुनना कि फ्रिक्शन फोर्स एक तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब म्यू अपन ने बात कर ली। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नॉर्मल फोर्स के ऊपर। नॉर्मल फोर्स मतलब क्या होगा, जनरली क्या बात होगी, अगर सरफेस आपका ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है, बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, तो अपन क्या बोलते हैं कि नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। इसका मतलब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, बॉडी के वेट के ऊपर, कि आपकी बॉडी का वेट कम है या ज़्यादा है। अगर वेट कम होगा तो नॉर्मल फोर्स भी कम, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो नॉर्मल फोर्स भी ज़्यादा। उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करेगी, चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है यहाँ पे जो कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, कि आपका जो फ्रिक्शन होता है चाहे स्टैटिक हो चाहे काइनेटिक हो, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन एरिया। ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब आपका जो फ्रिक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, अब कैसे समझ सकते हैं इसको, मैं आपके दो फिगर बना रहा हूँ। फिगर नंबर 1 जिसमें मैंने आपको बोला कि ये आपका एक ग्राउंड और यहाँ पे आपकी एक बॉडी रखी हुई है, कितने केजी की, 5 केजी की। ठीक है, ये आपका फिगर 1। इसका एरिया इतना, ये वाला इसका एरिया, ठीक है। और स्क्वायर मान लो, और एक मैं दूसरा ले रहा हूँ, ये मान लो आपका क्या है, कोई मेटल है, और दूसरा मैंने लिया एक थर्माकोल इतना बड़ा, और उसका जो टोटल मास है वो कितना है आपका 0.1 kg। ये आपका क्या है, थर्माकोल है, और ये आपका क्या है, मेटल है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि हम देख सकते हैं, ये आपका फिगर नंबर 2।
अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 1 का जो एरिया है वो क्या है, कम है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ 1 और ये क्या है, एरिया ऑफ 2। तो हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ 1 काफ़ी ज़्यादा कम है किससे, एरिया ऑफ 2 से। लेकिन फिर भी जब आप क्या करोगे, इस मेटल के ब्लॉक को क्या करोगे, मोशन करवाना चाहोगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसका नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा, और नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी का वेट ही कम है, ये देखो मास कम है मतलब वेट कम है, वेट कम है तो इसका रिएक्शन कम होगा, और रिएक्शन कम होगा मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या होगा, कम। तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेट के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया के ऊपर। यहाँ पे देखो इतना सा एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा मास है, उस मास की वजह से क्या हो रहा है, अपोजिशन। और यहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है लेकिन फिर भी अपोजिशन उतना नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका कुछ मास ही नहीं है। इसका मतलब जो एक्चुअल आपका फ्रिक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट आपकी दो चीज आती है, एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको डिनोट करते हैं थीटा से, और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे, फाई से। ये दोनों क्या होते हैं, एक बार इन चीज को देखो। जैसे ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि इस डायरेक्शन में अगर आपका क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब इस डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट आपका एक क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। या आपकी बॉडी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसका वेट कितना mg, लेट से उसका मास कितना है m, और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो ये आपके जनरली क्या लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको मेरे को क्या करना है कि ऐड करना है किसके साथ में, नॉर्मल फोर्स। अब फ्रिक्शन और नॉर्मल मिलके क्या बनाते हैं, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसी को मैं, अब ये तीनों यहाँ पे सेंटर पे लग रहे हैं तो इसको मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मतलब वेक्टर को क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ से सेंटर में शिफ्ट कर रहा हूँ। वेक्टर को पैरेलल अपन शिफ्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ऑब्वियसली बात है अपन को ध्यान का रखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। तो ऑब्वियसली बात है ये जो फ्रिक्शन है यहाँ से मैं कहाँ लेके आ गया इसको यहाँ पे, और ये क्या है मेरा फ्रिक्शन फोर्स। ऑब्वियसली बात है मोशन के क्या लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं क्या करता हूं, इनका कंपोनेंट निकालता हूं किसका, फ्रिक्शन। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी तक सिंपली अपन ने क्या करा है कि एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी के पास मास है तो उसका क्या लगेगा, वेट, और बॉडी कांटेक्ट में तो उसका क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स। यहाँ तक अपन बिल्कुल बेसिक ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करा अपन ने कि अगर आप अपने फ्रिक्शन का और नॉर्मल का क्या करते हो, रिजल्टेंट निकालते हो, तो क्या करोगे, पहले ही आपका पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट कर लोगे, तो जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट निकल गया किसका, फ्रिक्शन का और नॉर्मल फोर्स का। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करा कि इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, इस रिजल्टेंट का एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉडी। इसका मतलब क्या लिखा मैंने, वापिस देखो कौन सा एंगल होता है ये, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। तो क्या बोल रहा है ये, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। मतलब एक लाइन तो ये हो गई, यही तो रिजल्टेंट है किसका, फ्रिक्शन का और नॉर्मल का, एंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। मतलब ये जो रिजल्टेंट है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इनके जो बीच का एंगल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर से एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होता है किसका, फ्रिक्शन का और नॉर्मल फोर्स का, उसके और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ से ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें अगर मैं क्या निकालता हूँ, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है आपका,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। अब ये अगर f है, ये जो वेक्टर है ये f है, तो इसको अगर यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा f, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका f। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये किसके इक्वल है, फ्रिक्शन, कौन सा, स्टैटिक। और स्टैटिक में अपन जनरली क्या लेते हैं, मैक्सिमम में बात कर चुका, लिमिटिंग फ्रिक्शन लेते हैं हमेशा। डिवाइड बाय क्या है, बेस, बेस कितना है ये बेस, और ये किसके इक्वल है आपका नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाय नॉर्मल। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया किसका, tan थीटा का। थीटा क्या है आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अभी अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल के। और जब ये अपन हटाते हैं तो ये आपका आता है कितना है, म्यू एस एन, और यहाँ से अगर मैं म्यू एस की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आती है, एफ एस डिवाइड बाय एन। इसका क्या मतलब है कि ये एफ एस अपॉन एन किसके इक्वल होता है, म्यू एस के। इसका मतलब जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है, म्यू एस के। इसका मतलब जो आपका टेंजेंशियल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, tan मतलब वो टेंजेंशियल। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो टेंजेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। ये अपना क्या निकला, रिलेशन। अब अपन क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, लेट्स से आपकी जो बॉडी है वो किस पे है, किसी एक वेज पे। अगर आपकी बॉडी ग्राउंड पे नहीं हो तो ग्राउंड पे किसी एंगल पे होती है तो उस एंगल को, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेज। ठीक है, WEDGE। और उस वेज का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 5। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरी एक बॉडी रखी हुई है कोई भी m मास की, ठीक है। इसको समझना कैसे, एक बार वो देखो, इनिशियल कंडीशन अपन क्या लेते हैं कि आपकी जो वेज है वो वेज एंगल जो बन रहा है कितना, 5। वो कितना बन रहा है, 0। इनिशियली आप क्या मानोगे, ये जो आपका प्लेन है किस पे, हॉरिजॉन्टल पे। अब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब 5 जो है उसको 0 से धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि जो सरफेस है किसकी, ब्लॉक की, और ये जो आपकी वेज की सरफेस है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अब ये ब्लॉक, अगर ये सरफेस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट स्मूथ होती तो ब्लॉक कहाँ जाता, नीचे आ जाता। लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा क्योंकि इनिशियली जैसे आपने इसको ऊपर करना चालू करा तो यहाँ पे इसके क्या लग गया, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट। ये तो मोशन कर रहा है या फिर मोशन करना चाह रहा है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो बॉडी है इसका मोशन किधर, अब जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे तो इसके इस बॉडी के मोशन की टेंडेंसी ऊपर तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है इसकी मोशन की टेंडेंसी क्या होगी, डाउनवर्ड। जैसे ये देखो, ये आपका मार्कर रखा है। अब अगर इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज करता हूँ तो ये मेरे हैंड का एंगल जैसे जैसे मैंने क्या करा, इंक्रीज करा, तो मैं क्या देखता हूँ, ये मार्कर ऊपर तो जाएगा नहीं, जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी जो टेंडेंसी होगी मोशन की क्या होगी, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अपोजिट साइड में, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। और अभी तक बॉडी रेस्ट पे है तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ रिपोज, ये कौन सा एंगल होता है कि अपन इनको इंक्रीज करें इसको, किसको, फाई को, उस लिमिट तक जब तक ये किस पे, रेस्ट पे। मतलब इनको इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको इंक्रीज करा कितना, 1 डिग्री 2 डिग्री, ऐसे मैं इसको करता गया। लेट से जैसे ही मैं 14 डिग्री पे आया तो 14 डिग्री पे ये किस पे था, रेस्ट पे था। और 14 से जैसे ही मैंने इसको 15 डिग्री करा एंगल को, ये जो ब्लॉक है क्या करने लग गया, स्लाइड करने लग गया डाउनवर्ड। इसका मतलब जो मिनिमम एंगल है जब तक कि ब्लॉक रेस्ट पे रह सकता है वो कितना है, 14 डिग्री। तो यही क्या होता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, मिनिमम एंगल किसका, वेज का, जब तक कि आपका जो ब्लॉक है किस पे, रेस्ट पे स्लाइड नहीं कर रहा, वो मिनिमम एंगल। जैसे ही उस एंगल से आपने थोड़ा सा भी एंगल क्या करा ज्यादा, ये जो आपका ब्लॉक है कहाँ आने लग जाएगा, डाउनवर्ड आने लग जाएगा। तो वो जो मिनिमम एंगल होता है जब तक कि ये किस पे होता है, रेस्ट पे, जस्ट बिगन करता है स्लाइडिंग को अपने से स्टार्ट करता है, उस स्टार्ट करने के जस्ट पहले जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज। फिर से वो मिनिमम एंगल जब तक कि आपका ब्लॉक रेस्ट पे है, उस एंगल से थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा करा तो ये ब्लॉक किस पे आ जाएगा, स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। तो वो जो मिनिमम एंगल है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो एक बार यहाँ पे अपन इसके फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका मास अगर कितना है, स्मॉल m, तो डाउनवर्ड में क्या लग रहा होगा, इसका वेट कितना होता है, वेट W = mg। और ये आपकी सरफेस है तो सरफेस के नॉर्मल क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स। अब
इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। अगर ये एंगल कितना है आपका, ठीक, फाई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई। अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम में। अब ये जो आपका वेट है ये कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट कर रहा हूँ किसके, इस सरफेस के, इस सरफेस के मैं पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर रहा हूँ। अब ये जो W है आपका वेट, ये कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये कौन सा होगा, ये वाला अगर एंगल बन रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, W cos फाई, और ये उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, W sin फाई। फिर से सुनो, मैंने करा क्या, सिंपल आपका रेजोल्यूशन करा किसका, फोर्सेस का, पैरेलल और परपेंडिकुलर किसके, प्लेन के। अब ये नॉर्मल तो ऑलरेडी क्या जा रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है। फ्रिक्शन ऑलरेडी क्या जा रहा है, प्लेन के पैरेलल जा रहा है। अब क्या बचा, वेट, वेट परपेंडिकुलर प्लेन के साथ कितने एंगल बना रहा है, फाई। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा उसका, जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा होता है, कोस। तो ये क्या हो गया, W cos फाई, और रिमेनिंग क्या हो गया, W sin फाई। अब ये अभी जो ऑब्जेक्ट है किस पे, रेस्ट पे, मतलब आपने इस एंगल को कब रोक दिया, जब ये मोशन करना स्टार्ट हुआ उससे जस्ट पहले। तो वो जो एंगल है, मिनिमम एंगल है जब ये स्लाइड कर रहा है उससे पहले का, तो अभी ये किस पे, रेस्ट पे। और रेस्ट पे है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्सेस किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल, और वर्टिकल फोर्स आपस में एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स, प्लेन के हॉरिजॉन्टल, प्लेन के पैरेलल फोर्स कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, W sin फाई के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और ऐसे मैं बात कर रहा हूँ सरफेस के, प्लेन के कैसे, परपेंडिकुलर। तो आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, W cos फाई के। अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करूँ तो Fs अपॉन n किसके इक्वल आ रहा है, W sin फाई डिवाइड बाय W cos फाई। W से W कट हो गया, साइन बाय cos कितना होता है, tan फाई। तो ये किसके इक्वल आ गया, Fs अपॉन n, क्या आ रहा है आपका, tan फाई। लेकिन अभी अपन ने बात करी थी कि आपका Fs अपॉन n किसके इक्वल होता है, म्यू एस के इक्वल होता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि जो आपका Fs अपॉन n होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू एस के। तो इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू एस किसके इक्वल हो गया, Fs अपॉन n, और ये क्या है आपका tan फाई। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो म्यू एस होता है वो किसके इक्वल होता है, tan फाई के। मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल होती है, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। लेकिन अभी अपन ने यहाँ क्या देखा था कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, म्यू एस, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, म्यू एस। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपका जो म्यू एस होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के, और वही किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिपोज के टेंजेंट के। और ये क्या आपका फाइनल कंक्लूजन। तो फिर से देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जनरल जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका अपोजिशन, दो और फोर्स बचे, डाउनवर्ड में वेट, अपर साइड में नॉर्मल फोर्स। तो जो आपका फ्रिक्शन का और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो और आपके नॉर्मल फोर्स के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जब आपकी कोई बॉडी किसी वेज पे, मतलब प्लेन से कोई एंगल बन रहा है बॉडी के प्लेन का, तो वो मिनिमम एंगल जब तक आपकी बॉडी किस पे, रेस्ट पे, उस मिनिमम एंगल को क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ रिपोज। जब फोर्सेस का क्या करते हैं कंपोनेंट, और उससे अपन सॉल्व करके अपने को क्या पता चलता है कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। और वही अभी किसके इक्वल आया था, जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टेंजेंट के। और वही किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिपोज के टेंजेंट के। मतलब ये तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल। इसको अपन किसमें काम में ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के फॉर्मूले में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की। क्यों, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी किसमें, मोशन में, एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिलेटिव किसमें, मोशन में। लेकिन दो टाइप से आपका मोशन हो सकता है, एक तो हो सकता है स्लाइडिंग मोशन, और एक हो सकता है कौन सा, रोलिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन का मतलब क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, जैसे आपकी बॉडी है, कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करने का मतलब जैसे मार्कर मेरे हैंड के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग। मतलब दो बॉडीज कंटिन्यू, जब तक वो मोशन में है एक बॉडी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, तब तक वो क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी, कंटिन्यू। और रोलिंग मोशन का मतलब क्या है कि
आपका जो व्हील है उसका जो मोशन होता है ग्राउंड पे, उसका जो मोशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रोलिंग मोशन। तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि जो व्हील है, अभी व्हील का कौन सा पार्ट यहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, ये वाला, लेट से ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए व्हील का। अब जैसे अब कुछ मूवमेंट के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो जो पॉइंट है वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। कुछ मूवमेंट के बाद जो पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ कौन सा पॉइंट आ गया, बी, और ऐसे ही ए यहाँ चला गया, बी यहाँ आ गया, तो कुछ मूवमेंट बाद में ये कहाँ, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ गया। कहने का मतलब क्या है सिंपली कि इसके अंदर हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है व्हील का वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, मतलब कंटिन्यू एक चीज़ का कांटेक्ट नहीं रहता। तो ये क्या हो जाता है आपका रोलिंग मोशन, और ये स्लाइडिंग मोशन। तो इनमें जो रिलेटिव फ्रिक्शन लगते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये क्या हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, जनरली कम होता है किससे, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप कंटिन्यू कांटेक्ट में नहीं आ रहे हो, कंटिन्यू कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो उनमें एडेसिव बॉन्ड नहीं बनेंगे जितने आपके यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर बनेंगे। तो ये तो बात फिर कि हमेशा क्या होता है कम, और ये क्या होता है ज़्यादा। अब रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये तो वैसे ही जो अपन ने कैलकुलेट करा कि बॉडी मोशन में है, तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, म्यू के, क्योंकि मोशन में काइनेटिक वाला, और इसके बाद में इसके क्या यहाँ पे क्या आता है, एन। तो ये तो इसका फॉर्मूला जो सेम अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं मोशन का। इसका क्या होता है कि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वो नॉर्मल फोर्स के ऊपर जैसे ये कर रहा है, तो एक तो ये जो रोलिंग होता है ये नंबर 1 प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल फोर्स के, और नंबर सेकेंड ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। किसकी रेडियस, चाहे कोई सिलेंडर जो रोल कर रहा है या फिर कोई व्हील, तो उसकी जो रेडियस होती है उसके क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, एफ रोलिंग इक्वल टू म्यू ऑफ रोलिंग एन अपॉन आर। तो ये होता है फाइनल फॉर्मूला किसका, रोलिंग फ्रिक्शन का। ठीक है, यस। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ढंग से देखना और बहुत ढंग से समझना। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए अभी तक के चैप्टर 5 के। आपको न्यूटन्स लॉ आने चाहिए, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आना चाहिए, आपको फ्रिक्शन आना चाहिए। तीनों चीज़ आएगी तभी ये होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया मतलब कि तीनों चीज़ें क्या आ गई समझ में। ठीक है, तो बहुत ढंग से समझना है इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इनटू ए 4 kg वुडन ब्लॉक एट रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। ये आपका मैंने ग्राउंड बना दिया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपका क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, इसका मास कितना है 4 kg। ठीक है, इसमें अपन ने क्या करी, एक बुलेट फायर करी जिसका मास कितना है 0.01 kg। तो आपने इसमें क्या करी, बुलेट फायर करी। ठीक है, ये आपका क्या है ब्लॉक, और ये आपकी क्या है बुलेट। ये इसने बोला इनिशियली इसका कितना है 4 kg। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि मास ऑफ बुलेट कितनी है 0.01 kg, और मास ऑफ ब्लॉक कितना है आपका 4 kg। तो ये पहली लाइन अभी अपन ने ओनली करी कि ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इन ए 4 kg वुडन ब्लॉक एट ए रेस्ट हॉरिजॉन्टल ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो ब्लॉक आपका कहाँ रखा हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उसमें आपने क्या करी, बुलेट फायर करी। नेक्स्ट लाइन, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। मतलब आपको क्या दे रखा है, म्यू के कितना दे रखा है 0.25। नेक्स्ट लाइन, the bullet gets embedded in the block and the combination moves 20 meter before coming to rest। मतलब जैसे ही क्या हुआ, ये इसके अंदर स्ट्राइक हुई तो वो उसके अंदर क्या हो गई, एंटर, और एंटर हो गई तो इसके अंदर ही आगे एंटर होके रुक गई। ठीक है, कौन, बुलेट। लेकिन बुलेट पहले किस में थी, मोशन में थी। तो ये इनिशियली ये किस में, पहले अपन बात करते हैं इनिशियली, ये किस में, रेस्ट, और ये किस में, मोशन में। एक मोशन वाली बुलेट जो कि काफ़ी हाई वेलोसिटी से क्या हुई, स्ट्राइक हुई किससे, वुडन ब्लॉक से। तो जैसे ही वो उसमें स्ट्राइक होगी तो आपका उसी के अंदर आ गए, उसी के अंदर आ गए, तो ब्लॉक किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी बुलेट की जो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही ब्लॉक के अंदर बुलेट एंटर होगी तो जो ब्लॉक होगा थोड़ा सा क्या करेगा, स्लाइड करेगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्लाइड कर रहा है। देखो इधर, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक एंड द कॉम्बिनेशन, मतलब बुलेट प्लस ब्लॉक मोस्ट 20 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये रेस्ट पे आने से पहले कितना चले, 20 मीटर चले।
तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 20 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विथ व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक, कितनी स्पीड से उसने उसको क्या करा, स्ट्राइक करा। अब एक बार वापस देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, आपकी जो बुलेट है, बुलेट क्या है आपकी, एक लेट्स अज्यूम वो एक स्मॉल v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। और उसने क्या करा, इसको स्ट्राइक करा, जो कि इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, कौन, आपका ब्लॉक। जैसे उसने उसको स्ट्राइक करा, वो उसके अंदर एंटर होकर रुक गई, बुलेट तो उसके अंदर रुक गई, लेकिन बुलेट किस में थी, मोशन में थी। तो जैसे वो ब्लॉक से स्ट्राइक होगी तो ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मोशन। तो ब्लॉक ने क्या करा, मोशन। लेट्स अज्यूम कि उसकी ब्लॉक के जो मोशन की वेलोसिटी थी वो कितनी है, कैपिटल V। मैंने माना कि बुलेट जब ब्लॉक में एंटर हुई तो उसके बाद में ब्लॉक जो जिस वेलोसिटी से आगे वो ब्लॉक का मोशन हुआ वो कितनी है, कैपिटल V। और रुकने से पहले ब्लॉक, वो जो पूरा सिस्टम है किस किस का, ब्लॉक का और बुलेट का, रुकने से पहले उसका मोशन कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन से कितना मोशन हुआ उसका, 20 मीटर। तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो कितनी हो जा रही है, 0, पूरे सिस्टम की। और यहाँ पे ब्लॉक आपका ऑलरेडी किस पे है, रेस्ट पे। फिर से एक बार क्विक देखो, बुलेट किस में, मोशन में, उसने स्ट्राइक करा किसको, ब्लॉक को। जैसे उसने स्ट्राइक करा, दोनों सिस्टम का मोशन हुआ कितने टाइम के लिए, 20 मीटर के लिए। मैंने एज्यूम करा कि उस सिस्टम का दोनों को मिला के जो मोशन की वेलोसिटी है वो कितनी, क्योंकि उसके अंदर वो एंटर हो गई तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई, सेम। कितनी है एज्यूम करी मैंने, वो v। और इनिशियली उसकी जो बुलेट की स्पीड जिससे वो स्ट्राइक कर रहा है वो कितनी है, स्मॉल v। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि विथ व्हाट स्पीड डिड द बुलेट स्ट्राइक द ब्लॉक, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाली स्पीड पूछ रहा है। और आपको गिवन क्या क्या है, दोनों के मास गिवन है और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है और उसके रुकने के पहले की इसकी डिस्टेंस गिवन है। अब हो क्या रहा है, देखो, जैसे ही इसके अंदर स्ट्राइक हुई होगी कौन, बुलेट, ये मोशन में आया और मोशन में आया तो इसके अपोजिट साइड में क्या लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के आर। म्यू के कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.25। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसका, पूरे सिस्टम का, जब वो उसमें एंटर हो गई, क्योंकि फ्रिक्शन कब लगा, जब बुलेट उसमें एंटर हो गई और उसका मोशन हुआ। तो सिस्टम के अंदर अब दोनों चीजें हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा आपका, जितना वेट होगा डाउनवर्ड, और वेट कितना है, इन दोनों का मास किस किस का, ब्लॉक का और बुलेट का। क्यों, क्योंकि जब वो आई तभी तो उसके अंदर मोशन हुआ, तो अभी तो फ्रिक्शन लगा, तो ये जो रिएक्शन है उसके अंदर मास जो आएगा किसका आएगा, दोनों का। तो ये जो है, ये तो मास, और मास मल्टीप्लाई बाय जी क्या हो जाता है आपका, वेट। तो आपका रिएक्शन किसके इक्वल होगा, वेट के। वर्टिकल फोर्सेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हुआ क्या, सुनो, ये तो बात हुई कि इसके ऊपर क्या लगा, फ्रिक्शन, मतलब जैसे ही बुलेट उसमें एंटर हुई उसका मोशन हुआ, तो मोशन के अपोजिट ऑब्वियसली बात है क्या काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, रोक रहा है, तभी तो वो 20 मीटर के बाद जाके रुक गया। तो इसका मतलब इस फ्रिक्शन फोर्स ने क्या करा, रिटार्डेशन करा, नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया कितना, a। अब एक बॉडी है कितनी, जिसके अंदर बुलेट भी है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m मास की एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिससे उसको a एक्सेलरेशन मिला, रिटार्डेशन, और वो क्या हो गया, रुक गया। तो वहाँ पे अपन न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ होता क्या है, F इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना लगा उसको रोकने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या मैं बोल सकता हूँ, यही फ्रिक्शन फोर्स है, स्मॉल f इक्वल टू एम। एम क्या है, टोटल मास। टोटल मास यहाँ पे कितना है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और इक्वल टू a। ये a क्या है, वो एक्सेलरेशन जिससे वो रुका, मतलब पहले उसको क्या मिल गया, v वेलोसिटी, और 20 मीटर के बाद जाके वो रुक गया। तो इस एक्सेलरेशन से, इस फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, a एक्सेलरेशन एज्यूम करा। तो ये जो a है ये क्या है, एज्यूम्ड है, ये लेट करा हुआ है, अपने एज्यूम करा हुआ है कि सपोज वो एक्सेलरेशन जिससे वो रुकता है वो कितना, a। अब क्या मेरे को फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी पता है यहाँ से, तो मैंने यहाँ से वैल्यू रखी, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, 0.25 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, किसके इक्वल हो गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। यहाँ से कैपिटल M प्लस स्मॉल m क्या हो गया, कट किया, तो आपका a किसके इक्वल आ रहा है, a इक्वल टू 0.25 जी, और g कितना होता है 9.8, तो 9.8 इंटू 0.25, तो a आपका कितना आ गया 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो आपकी बॉडी का क्या हुआ, मोशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे उसको कुछ वेलोसिटी थी, कितनी थी, v वेलोसिटी अपन एज्यूम करी, और लास्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और उसके अब अपन को पता क्या गया, सुनो अब हो क्या रहा है, बॉडी का मोशन हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितनी डिस्टेंस तक, 20 मीटर तक। इनिशियल उसकी कुछ वेलोसिटी है v, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 0। अब मेरे को ये वेलोसिटी निकालनी है इनिशियल, अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, मेरे को एक्सेलरेशन पता है और डिस्टेंस पता है। मोशन की इक्वेशन कहाँ में लूंगा, कौन सी इक्वेशन, टाइम पीरियड पता है क्या यहाँ पे, नहीं। तो दो इक्वेशन में स्टार्टिंग की दो, v इक्वल टू यू प्लस एटी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दोनों में क्या आता है, टाइम पीरियड। तो कौन सी इक्वेशन काम में लूंगा, थर्ड इक्वेशन। क्यों लूंगा काम में, क्योंकि मेरे को ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है आपकी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल यहाँ पे रुक गया तो इसकी सिस्टम की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u क्या मानी मैंने यहाँ पे, कैपिटल V, तो ये क्या हो गया, कैपिटल V का स्क्वायर प्लस 2a कितना लगा यहाँ पे, 2.45। लेकिन इसने क्या करा, रोका मतलब एक्सेलरेशन कौन सा है, नेगेटिव। इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं अपन, एक्सेलरेशन कौन सा है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, तो इसका साइन क्या होगा यहाँ पे, माइनस का। तो ये साइन क्या आ गया इसका, माइनस मल्टीप्लाई बाय s कितना है, 20 मीटर। तो ये v इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2.45 इंटू कितना 20, और ये माइनस आ गया, माइनस क्या हो गया, प्लस। तो v आपका कितना आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 98, और वो कितना आता है, अप्रोक्सीमेट 9.8 समथिंग आपका आंसर है, कितना, मीटर पर सेकेंड। इसको एजम्पशन के लिए जैसे 98 है तो आपको लगता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो 98 को अपन अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 100, और अंडर रूट 100 क्या होगा, अप्रोक्स 10, सिंप्लीफिकेशन के लिए। पर एक्चुअल में क्या आंसर आएगा, 9.8। अब ये 9.8 क्या है, वो वेलोसिटी जिससे आपका सिस्टम, जैसे ही बुलेट एंटर होगी किसमें, ब्लॉक पे, तो ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि बुलेट एक वेलोसिटी के साथ आ रही थी, तो वो जो वेलोसिटी है वो अपन ने निकाली है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि वो वेलोसिटी बताओ जिससे आपकी बुलेट ने उसको स्ट्राइक करा, मतलब स्ट्राइक करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। तो अब वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, लेकिन अपन को पता है कि आपका जो सिस्टम है, सिस्टम की वापस वही वाली बात आ गई, लास्ट लेक्चर याद करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि आपके सिस्टम में कितनी बॉडीज है, दो बॉडीज है, एक तो कौन, बुलेट, और एक कौन, ब्लॉक। तो एक्सटर्नल कोई और बॉडी है क्या, नहीं। किसी और एक्सटर्नल बॉडी ने फोर्स लगाया क्या, नहीं लगाया। मतलब इन दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व। मतलब इनिशियल जो मोमेंटम था वो क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है वो देखो, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब बुलेट तो है मोमेंटम में, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम देखो, बुलेट का मोमेंटम और इसका ब्लॉक का मोमेंटम। अब ब्लॉक किसमें, रेस्ट में, और रेस्ट में कोई चीज होती है तो उसका मोमेंटम कितना हो जाता है, 0। तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम में ओनली किसका मोमेंटम होगा, बुलेट का। तो बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी, क्योंकि अपन एज्यूम करेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v, और उसका मास कितना एज्यूम कर रहे हैं, स्मॉल m। अब ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम। अब बाद में जैसे वो उसे स्ट्राइक हुई, कौन, बुलेट, किससे, ब्लॉक से, तो वो उसी के अंदर क्या हो गई, एम्बेडेड हो गई, फिक्स हो गई, अंदर ही रह गई, बाहर नहीं निकली। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा, और उसके बाद वो जो उसके अंदर रह गई, और उनका जो मोशन हुआ, कंबाइंड मोशन हुआ, और कंबाइंड मोशन की ये क्या है, वेलोसिटी। तो बाद का जो मोमेंटम है, तो बाद के मोमेंटम में सिस्टम में दोनों बॉडीज क्या हो गई, अटैच हो गई, और उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, कॉमन। तो लास्ट क्लास में स्पेशल केस में मैंने बताया था कि अगर आपकी जैसे कार और ट्रॉली वाला एग्जांपल याद करो, कार उसी में स्ट्रक हो गई तो दोनों का मास क्या हो जाता है, ऐड। तो मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ ब्लॉक, और मल्टीप्लाई बाय क्या होती है, उनकी कॉमन वेलोसिटी। तो अब इसको अपन को सॉल्व करना है। ये m क्या है, मास ऑफ बुलेट आपको कितना दे रखा है, 0.01 kg। ये स्मॉल v निकालना है, ये कितना है, 0.01 प्लस कैपिटल M कितना है, 4 kg, मल्टीप्लाई बाय v अपन ने निकाल दिया, कितनी आ रही है आपकी v, 9.8। यहाँ से v निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4.01 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 9.8, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ रहा है, 401 मल्टीप्लाई बाय 9.8। इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 3969.7 क्या, मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट है, 9.8 को अगर 10 एज्यूम करते हो तो भी ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए कर सकते हैं। अनलेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं, उसमें एग्जैक्ट चाहिए होता है, पर वो भी 4 ऑप्शंस होते हैं, तो अपन को जनरली उसके आसपास का आंसर पता है, तो वो एक ही वहाँ पे आंसर होता है, तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये कितना आ गया आपका 3969.7 मीटर पर सेकेंड। तो अब लास्ट में अपन ने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टार्टिंग किससे करी थी, फ्रिक्शन से, और बीच में क्या आ गए थे अपन, मोशन में, और उससे पहले क्या करा था, न्यूटन्स की लॉ अप्लाई। तो टोटल कितने कॉन्सेप्ट काम में आए यहाँ पे 4। तो इसलिए आपको अब इसलिए कोई भी एक क्वेश्चन करने के लिए जनरली क्या होता है कि मैकेनिक्स में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होते हैं, तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कर पाते हो जनरली किसका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और ऐसे भी जब आपके, मैंने फिर बोला था कि जैसे जैसे आपके क्या करेंगे चैप्टर इंक्रीज होंगे और आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कंबाइन काम आएंगे किसमें, आपके स्पेशली न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल जब भी कर पाओगे जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर। तो इस टाइप के अगर अपन बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अब क्या हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग में इंक्रीज होती है किसकी, न्यूमेरिकल्स की। फिर से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या बोला, एक बुलेट है जो कि क्या हुई, स्ट्राइक हुई किससे, एक ब्लॉक से जो कि किस पे था, रेस्ट पे था। जैसे ही वो स्ट्राइक हुई तो उसके अंदर ही अटक गई और वो जो पूरा सिस्टम है उसने मोशन करा, कितनी डिस्टेंस तक, 20 मीटर तक। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि किस वेलोसिटी से उसने क्या करा, स्ट्राइक करा। अब किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करा, तो ऑब्वियसली बात है, देखो स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि पहला एक सिस्टम है, बाद में उसका कुछ हुआ, तो अपन को क्या चाहिए, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। और दोनों को अगर अपन सिस्टम में कंसीडर कर लेते हैं तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इनिशियल मोमेंटम ही क्या आपका कि ब्लॉक तो रेस्ट पे और ये किस में, मोशन में, तो स्मॉल इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी। लेकिन इसकी वेलोसिटी ही तो पूछ रहा है आपसे, तो अब इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है मतलब किससे निकलेगी, मोमेंटम की इक्वेशन से। इनिशियल मोमेंटम के अंदर ये स्मॉल भी आ गया तो ये तो अपन को निकालना है, तभी इनिशियल मोमेंटम निकलेगा। तो फाइनल मोमेंटम निकाल दो। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका जो कि स्ट्राइक होने के बाद आपका जो पूरे सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी जो है, पूरे सिस्टम का मास तो क्या, स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम इनटू इसकी वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी कैसे निकाले, तो उसकी वेलोसिटी अपन ने कैसे निकाली, मोशन की इक्वेशन से। और मोशन की इक्वेशन में क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो इसलिए अपन एक्सेलरेशन कहाँ से निकालेंगे, न्यूटन्स के लॉ से। और न्यूटन के लॉ के अंदर फोर्स चाहिए तो वो कहाँ से निकाला अपन ने, फ्रिक्शन से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही तो था जो उसको क्या कर रहा था, रिटार्ड कर रहा था, और अपन ने मोशन की इक्वेशन में उसको अप्लाई करा। तो ये क्या जा गया हमें, बैकवर्ड मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व करा। तो अगर आपको बैकवर्ड पता है तो आप इजीली क्या आ सकते हो, फॉरवर्ड इनिशियली अपन आ सकते हैं। तो एंडिंग पता होती है ना कि अपन को एंड कैसे करना है, तो एंड से धीरे धीरे करके अपन आ सकते हैं, या फिर अपन स्टार्टिंग से भी करते हैं तो अभी अपन उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और अगर अपन फ्रिक्शन को कम करना चाहे तो कम कैसे कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट होता है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। इसका मतलब क्या है, नेसेसरी मतलब इसकी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन ये क्या एविल भी है, मतलब इसके बहुत सारे क्या है, डिसएडवांटेज भी है। कैसे इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि नेसेसरी क्यों है, नेसेसरी मतलब अपने कुछ काम की चीज़ है, और काम की चीज़ को क्या बोलते हैं जनरली, एडवांटेज। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब क्या है, जब भी कोई पर्सन चलता है, कोई भी एनिमल्स वगैरह जब चलते हैं किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो आपके पैर के जो लोअर सरफेस होती है, शूज़ पहन रखे तो उसकी जो लोअर सरफेस होती है और जो ग्राउंड होता है उसके बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता है इसलिए अपन चल पाते हैं। लेकिन अगर वो फ्रिक्शन में कम कर दूँ, लेट से आप मार्बल पे चलते हो या फिर गीले मार्बल वगैरह पे जब हम चलते हैं या आइस पे हम चलते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, इसलिए वो सरफेस क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी, तो हम नहीं चल पाते। इसका मतलब चलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, सरफेसेस के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन का। नेक्स्ट क्या, ब्रेक्स। ब्रेक्स मतलब आपके जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, बाइसिकल्स जो होती है, सब जगह पे ब्रेक जो पॉसिबल हो पाते हैं ओनली किसकी वजह से हो पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि जैसे ही अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो आपके जो ब्रेक के ड्रम होते हैं जो आपके टायर्स पे कनेक्ट होते हैं, वो उस पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लगाते हैं, और वो फ्रिक्शन के अपोजिशन की वजह से आपके जनरली ब्रेक अप्लाई होते हैं। साइकिल वगैरह के इजीली अंदर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बेल्ट एंड पुली इन मशीन्स। मेजोरिटी जो आपकी मशीन्स होती है और जो पावर ट्रांसमिट होती है लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर, तो अपन बेल्ट और पुली करते हैं। जनरली आपकी जो आटा चक्की होती है, अगर आपने कभी आटा चक्की के वहाँ पे शॉप पे जाके अगर ढंग से देखा हो तो बेल्ट पुली आपको दिख जाती है। तो वो जो बेल्ट और पुली होती है लार्ज पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो बेल्ट जो होती है पुली के ऊपर ओनली इसीलिए मोशन कर पाती है कि उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसके ऊपर क्या नहीं होती, स्लिप नहीं होती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना हो तो बेल्ट क्या करेगी, पुली के ऊपर स्लिप करेगी, और स्लिप करेगी तो वो पावर ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगी, तो आपकी मशीन से पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, तो आपकी जो रिक्वायर्ड वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये उसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्या है, टायर्स ऑफ व्हीकल। टायर ऑफ व्हीकल का मतलब क्या, आपके जो टायर्स होते हैं और आपकी जो रोड होती है उनके बीच में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन, इसलिए वो क्या कर पाते हैं, घूम। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे आपकी जो बारिश वगैरह होती है, रेन हो जाती है, तो सरफेस आपकी जो रोड हो जाती है काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, स्मूथ, जिससे आपकी जो टायर क्या करते हैं, स्लिप। तो जनरली स्लिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए फिर हम बारिश वगैरह में जनरली क्या करते हैं, स्लो चलाते हैं व्हीकल को। तो अब इसका मतलब क्या है कि जब आपका फ्रिक्शन अच्छा होता है तो टायर स्लिप नहीं करते, और इसलिए हम इजीली क्या चला सकते हैं, हमारे व्हीकल चला सकते हैं। अदरवाइज
फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो टायर इतने स्लिपरी होंगे कि हम व्हीकल नहीं चला पाएंगे, स्पेशली स्पीड्स में, और एक्सीडेंट क्या होंगे काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट राइटिंग, अब जैसे आप पेन से कुछ लिखते हो पेपर पे या पेंसिल से कुछ लिखते हो तो वो इसीलिए पॉसिबल होता है कि उन दोनों के बीच में पेन पेंसिल की जो निब होती है और जो सरफेस होती है उसके बीच में, अब पेपर की जो सरफेस होती है उसके बीच में क्या होता है फ्रिक्शन, तो इसलिए आपकी इंक क्या आ जाती है बाहर आ जाती है और इसीलिए आप क्या कर पाते हो लिख पाते हो। अब मैं अपने इसीलिए अपने अभी मैं अपना ऐसे पेन है और पेन से अगर मैं इसके ऊपर लिखता हूँ तो पेन से इसके ऊपर नहीं लिख पाता हूँ, ये देखो क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो क्या है बहुत कम है और फ्रिक्शन बहुत कम है तो अपन नहीं लिख सकते। लेकिन अगर इसी से मैं अपने हैंड के ऊपर लिखूँ या पेपर के ऊपर लिखूँ तो क्या कर सकते हैं इजीली लिख सकते हैं, जबकि मार्कर और इसके बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है तो मार्कर से इजीली इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो यही है कि अगर आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप पेपर के ऊपर उससे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि आपको मतलब मेजोरिटी के अंदर आपका फ्रिक्शन क्या होता है काफ़ी काम का होता है, ये क्या होगा इसके एडवांटेज। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की, और इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज एविल। क्यों? नंबर 1 वियर एंड टेयर ऑफ मशीनरी, मतलब फ्रिक्शन होने से मशीनरी पार्ट्स आपस में कंटिन्यू कांटेक्ट में होकर रब होते हैं और रब होने की वजह से वो क्या हो जाए घिस जाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं वियर और टेयर हो गया। अब धीरे धीरे घिसेगा तो क्या हो जाएगा खराब, डैमेज हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा, तो ये तो नुकसान हो गया ना कि पार्ट चल रहा था फ्रिक्शन की वजह से आपको उसको चेंज करना पड़ा, तो ये तो नुकसान है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इफिशियंसी ऑफ मशीन रिड्यूस, अब कंटिन्यू क्या होता है वो कॉन्टेक्ट में एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं और वियर टेयर हो जाते हैं तो जो मशीन्स की इफिशियंसी होती है वो भी क्या हो जाती है कम। नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस हीट एंड डैमेज पार्ट, अब कंटिन्यू कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अब कंटिन्यू कांटेक्ट में आने से क्या होता है उनके बीच में, अब अभी अपन स्टार्टिंग में बात करिए कंटिन्यू कोई चीज़ रब कर रही है तो क्या हो जाती है हीट डेवलप हो जाती है, जैसे हम भी जनरली क्या करते हैं सर्दी के अंदर हमारे जो दोनों हैंड होते हैं उनको आपस में रब करते हैं तो क्या होती है हीट डेवलप। क्यों? क्योंकि मैं एक हैंड का दूसरे हैंड के रिलेटिव मोशन करवा रहा हूँ, रिलेटिव मोशन से क्या होता है जो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट होती है वहाँ पे क्या होती है हीट डेवलप होती है। तो अब सोचो जो मशीनरी कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में 24 आवर्स जो चलती है वहाँ पे कितनी ज़्यादा हीट डेवलप होती होगी, तो उससे ऑब्वियसली बात है जो आपके पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं डैमेज, क्योंकि वियर टेयर होता है इतनी हीट होती है। अब जब मशीन चल रही है तब तो हीट है और जब मशीन नहीं चल रही है तब कोल्ड है, अब वापस हीट कोल्ड तो कंटिन्यू क्या हो जाता है डिसबैलेंस और आपका पार्ट क्या हो जाता है खराब। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की क्या है काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज है लेकिन फिर भी मशीन को तो चलाना है और काम में तो लेना है, इसका मतलब फ्रिक्शन को बहुत सी जगह पे अपन को क्या करना पड़ता है रिड्यूस करना है मेरे को फ्रिक्शन को। तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं अपन देखते हैं। नंबर 1 बाय पॉलिशिंग, जो पार्ट्स कंटिन्यू कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अपन क्या करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं। जैसे आपका जो गाड़ी का इंजन होता है, जो व्हीकल का इंजन होता है उसके अंदर इंजन के इनसाइड जहाँ पे पिस्टन का मोशन होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं बहुत ज़्यादा उसको स्मूथ कर देते हैं। तो इस क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू कांटेक्ट में होते हैं जो आपके पार्ट्स, तो उनको स्मूथ पॉलिश इतना कर दिया जाता है कि उनका फ्रिक्शन क्या हो जाता है मिनिमम। नेक्स्ट देखते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या होता है वो सब्सटेंस जो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में लगाया जाता है ताकि वो थिन लेयर बना दे जिससे उनका जो कॉन्टेक्ट हो वो क्या हो कम से कम। तीनों टाइप के लुब्रिकेशन हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस पाउडर फॉर्म का भी होता है, सेमी सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। सेमी सॉलिड के अंदर कैसे समझ सकते हैं जो आपके ग्रीस वगैरह होते हैं जो फैन वगैरह में लगाए जाते हैं, पाउडर्स वगैरह के मशीन में काम में लिए जाते हैं, और आपके लिक्विड के अंदर अपन बोल सकते हैं कि आपका जो व्हीकल्स वगैरह में लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज होता है वो तो ऑयल क्या करता है इंजन के अंदर लुब्रिकेशन का काम करता है क्योंकि इंजन इतना हीट हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके जो व्हीकल्स होते हैं आगे से क्या करे जाते हैं, ये आपका ग्राउंड और आपके जो व्हीकल्स हैं आगे से क्या करे जाते हैं अपन उनको कोशिश करते हैं कि आगे से वो क्या रहे काफ़ी ज़्यादा क्या रहे स्ट्रीमलाइन, ताकि जब एयर आए तो एयर एक तो ये होता है कि ये ग्राउंड ये कोई व्हीकल, तो एक तो ये होता है कि एयर आके डायरेक्ट क्या हो रही है उसको अपोज कर रही है। तो क्यों? क्योंकि एयर आई और बिल्कुल सामने व्हीकल अगर सामने से फ्लैट है तो आके रुक गई, उसको जाने की जगह नहीं मिली साइड से और नहीं मिली जगह, तो अब वो क्या हो गई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टर्बुलेंस हो जाएगी। तो उस टर्बुलेंस का मतलब ही क्या होता है अपोज हो रहा है मोशन का, तो इसलिए आपका एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन, एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अपन इसको स्ट्रीमलाइन बना के क्या कर सकते हैं कि अगर ये एयर आ रही और ये एयर इसे कोलाइड हुई, अब यहाँ पे उसको इजीली जगह मिल गई तो वो ऐसे चली गई। तो ये जो आगे से फ्रंट पार्ट होता है व्हीकल्स का जो अपन डिज़ाइन करते हैं जनरली कब डिज़ाइन करते हैं ये वाला फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए, जैसे आपकी जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, जो हाई स्पीड कार्स होती है, इसलिए आप देखते हो कि जो हाई स्पीड आपकी कार्स होती है वो लगभग इस शेप की होती है। क्यों? क्योंकि आगे से इतनी स्ट्रीमलाइन होती है कि आपका जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है नेग्लिजिबल। और ये आपकी जो बुलेट ट्रेन होती है और जो हाई स्पीड ट्रेन होती है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे से क्यों ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला अपन को, ये कॉन्सेप्ट मिला अपन को किससे, आपकी जो बर्ड्स होती है
जो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है, तो वो आगे से उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से अपन ने इस चीज़ को बनाया। और आपके जो फाइटर जेट्स होते हैं जितने भी सब आगे से कैसे होते हैं, स्ट्रीमलाइन होते हैं। तो स्ट्रीमलाइन करते हैं क्यों, क्योंकि आपका जो एयर फ्रिक्शन होता है जिसको ड्रैग बोलते हैं वो क्या हो, कम से कम। नेक्स्ट, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स क्या होते हैं, जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। लेट्स आपका जो फैन वगैरह हुआ, तो इसमें रोटेटिंग पार्ट्स में क्या करते हैं, जो आपका एक्सेल होता है, एक्सेल मतलब जो पार्ट आपका घूमता है, याद करो मोटर के अंदर जो पार्ट घूमता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेल। तो जो एक्सेल होता है उसके एक्सिस को अपन किससे कनेक्ट कर देते हैं, इससे। ये इनर पार्ट है किसका, बॉल बियरिंग का। और इसके ऊपर अपन, और एक क्या होती है, आउटर व्हील, ये क्या इनर व्हील, एक क्या ये आउटर व्हील, और बीच में ये छोटे छोटे अपन ने क्या लगा दिए, रोलर्स। तो जब ये इनर व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो ये रोलर्स किस में घूमते हैं, छोटे छोटे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो आउटर व्हील है किस में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपन को पावर मिली और यहाँ अपन को ट्रांसमिट करनी है। तो बीच ये बॉल बियरिंग लगाने से क्या हुआ कि आपका जो कंटिन्यू कॉन्टेक्ट था स्लाइडिंग वाला, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये बॉल्स है आपकी। और बॉल्स कॉन्टेक्ट होने से बॉल्स का मोशन को अपन किस में बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में। और रोलिंग फ्रिक्शन अपन ने अभी बात करी कि किससे कम होता है, काफी ज्यादा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिससे अपना जो फ्रिक्शन का अमाउंट है वो क्या हो गया, काफी ज्यादा कम। तो ये क्या है आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज है किसके, फ्रिक्शन के, और ये मेथड से किसके, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के।